अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए। मेरे वालिद के 2 भाई थे। अब्बा को उनसे बहुत मोहब्बत थी। गर्ज ये तीनों ही यकजान 2 कालिद थे। ताया और चचा माली तौर पर खुशहाल थे, जबकि हमारे हालात जरा पतले थे। वालिद ने सोचा क्यों ना दियारे गैर जाऊं, वहां की कमाई से मेरे बच्चे भी खुशहाली और सुख देख लेंगे। इन दिनों में 7 बरस की और भैया राहत 9 साल के थे कि अब्बा जी हम दोनों के लिए खुशियां और सुख कमाने कवीत चले गए। उनका 3 साल का मुआहदा वहां की एक कंपनी से हुआ कि जहां उनको मुलाजमत मिली थी। ये 3 साल हम उनके लौट आने के मुंतजिर गिन गिन कर दिन गुजारते रहे। जब उनके आने में 1 माह रह गया तो जिंदगी ने वफा ना की और वो हमारी मुंतजिर निगाहों को प्यासा छोड़कर चल बसे। उनके दियारे गैर में गुजर जाने की खबर से हमारे मासूम दिलों पर जो गुजरी वो दिल ही जानता है। हम बहन भाई और अम्मी की आंखों से बरसात की झड़ी लगी थी। ताया और चचा भी उदास थे। वो हमारी आश्कशोई को रोज आते, हमें गले से लगाते, अम्मी को तसल्ली देते। लेकिन वालदा का अब घर में अकेले रहना दूभर हो रहा था। उनके सर से चादर उड़ गई थी। वो जवानी में अकेली रह गई और अकेले रहने से सारी दुनिया बातें बनाने लगी थी। तभी चचा ने उनको मशवरा दिया कि भाभी, दोनों बच्चों के हमरा हमारे साथ चलो और अपना मकान किराए पर उठा दो। माशाल्लाह मेरे घर में काफी जगह है और मकान से तुमको हर माह माकूल किराया भी आता रहेगा। वालदा मान गई। उनको हमारी भी फिक्र थी। वो हमारी देखभाल बगैर सरपरस्त न कर सकती थी। चाहती थी ताया या चचा की सरपरस्ती में उनके बच्चे परवान चढ़े। ताई अलग मिजाज की थी। उनके घर में समाया जाना हमारे लिए मुश्किल था। चचा हमारे सरपरस्त बन गए और चच्ची ने हमें प्यार से रख लिया। दोनों ही यही चाहती थी कि मेरा भाई राहत तालीम हासिल कर ले तो वो अपनी लड़की फिरोजा को उसे ब्याह दे, मगर राहत भैया मैट्रिक ना कर सके। तभी चचा मायूस हो गए और अपनी लड़की को राहत से ब्याहने का इरादा तर्क किया। वो बेटी के लिए और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में रहने लगे। चच्ची भी उसके बाद हमसे बददिल हो गई कि जिस मकसद के लिए हम लोगों को पाल रही थी वो पूरा होता नजर ना आ रहा था। बस उनका रवैया अम्मी जान से सर्द हो गया। मेरी वालदा ने उनकी बेरुखी को महसूस कर लिया और राहत भाई के दिल पर भी चोट लगी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन पढ़ाई में उसका दिमाग चला ही नहीं। लगता था जैसे बाप की दायमी जुदाई के बाद जहन मफलूज हो गया हो। चचा ने राहत को अपने साथ काम में भी लगाने की कोशिश की, लेकिन कारोबार की सूझबूझ ना होने के सबब उसका वहां भी जी ना लगा। इससे गफलत हो जाती तो चचा बुरी तरह डांटते, कई घंटों नसीहत करते। राहत ने इस सूरत हाल से परेशान होकर उनके साथ कारोबार में मुआवनत से आनाकानी शुरू कर दी। चचा गुस्से में आपे से बाहर हो गए और उन्होंने हमसे मुंह फेर लिया। तभी उनकी बीवी ने एक रोज राहत को घर से निकाल बाहर किया। बेटा ही माँ की आखिरी उम्मीद था और अम्मी को राहत भैया से वालेहाना मोहब्बत थी। उसके बगैर वो रह ना सकी थी। उन्होंने किराए पर दिया हुआ अपना मकान खाली कराया और मुझे लेकर उस मकान में आ गई। राहत अम्मी से राब्ते में था। उसको मेरे वालिद के एक दोस्त ने चंद रोज के लिए आर्जी तौर पर अपने घर की बैठक में पनाह दे दी थी। उनका नाम सगीर था। सगीर साहब बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मेरे भाई को बहुत समझाया कि तुम ही अपने घर के कफील हो, मैट्रिक मुकम्मल करो और कोई डिप्लोमा कर लो। गर्ज जो काम चचा जान ना कर सके, दानाई सबर शफकत और मोहब्बत से मुंह बोले चचा सगीर ने कर दिखाया। उन्होंने कुछ अरसे मेरे भाई की तालीम का खर्चा उठाया क्योंकि वो खुद एक मुअल्लिम थे और एक बॉयज स्कूल के हेड मास्टर थे। उन्होंने राहत पर बिला किसी तमा और गर्ज के मेहनत की। भाई ने एफएससी उन्हीं की मेहनत की वजह से की और फिर इस मेहरबान शख्स ने एक टेक्निकल कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करवा दिया। अब मेरे भाई को कुछ और शऊर आ चुका था। वालदा की मजबूरियों का एहसास भी हो गया क्योंकि कंधों पर माँ और बहन का बोझ पड़ा था। वतन में नौकरी ना मिली तो बाहर जाकर कमाने की सोची। सगीर चचा ने अपने एक वाकिफकार से कहकर दुबई का वीजा लगवा दिया। अल्लाह बड़ा कारसाज है। जब इंसान सच्ची लगन से किसी अच्छे मकसद के लिए जतन करता है, खालिक की हकीकी जरूर मदद करता है। सोचा भी ना था जिस बच्चे को लोग कामचोर और निकम्मा कहते थे वो अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह पूरी करेगा कि सभी हैरान रह जाएंगे।
राहत पहले एक बर्स दुबई में रहा और फिर सऊदी अरब की एक मशहूर कंपनी में उसकी मुलाजमत हो गई। वहां उसने मेहनत और लगन से काम किया। 3 साल तक घर न आया, सख्त मेहनत की, रकम घर बाकायदगी से भिजवाता रहा और जब आया तो हम इस काबिल हो चुके थे कि चचा के घर सर ऊंचा करके जा सकते थे। अम्मी चचा के घर गई और कहा, अब मेरा बेटा कमाने के लायक हो गया है, आप वादा पूरा करें और राहत को अपनी फर्जंदी में कबूल करें। आपकी बेटी से उसकी निस्बत बचपन से तय थी और अब ये फरीजा अदा करने का वक्त आ गया है। अम्मी की अर्ज पर चचा ने गौर न किया और साफ इनकार कर दिया। फिरोजा को गैरों में ब्याह दिया गया। बचपन की मंगेतर के यूं छिन जाने से राहत भैया को दिली सदमा हुआ। वो बहुत मुस्तरिब रहने लगे। अम्मी भी अफसुर्दा थी। ताया अब्बा को इन तमाम हालात की सुनगुन मिली तो वह हमारे घर आए और मेरी वालदा को तसल्ली दी। कहने लगे, हसीब ही एक तुम्हारे बच्चों का चचा नहीं, मैं भी मौजूद हूँ। उसने तुम लोगों को ठुकरा कर निराश किया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम अपने बेटे को मेरी फर्जंदी में दे दो, इंशाअल्लाह अपने बेटे से भी बढ़कर राहत का ख्याल रखूंगा। ताया अब्बा की गमगुसारी ने अम्मी के ताज़ा जख्मों पर गोया मरहम रख दिया। वो खुश हो गई, लेकिन ये रिश्ता कुदरत को मंजूर ना था। ताया की बेटी यूनिवर्सिटी में जेर तालीम थी। उसने वहां अपने क्लास फेलो को पसंद कर लिया था। उससे शादी का वादा भी कर लिया। जब ताया ने बेटी का रिश्ता राहत से तय करने की बात की, लड़की ने साफ इनकार कर दिया। बोली कि मैं हरगिज राहत से शादी ना करूंगी, वो कम पढ़ा लिखा और मेरे तालीमी मियार के बराबर नहीं है। मैं शादी अपने जैसे पढ़े लिखे से करूंगी। ताया ने ये बात अम्मी को बताकर कहा कि लड़की पर उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए दबाव डालूंगा तो मुमकिन है वो आप लोगों के लिए बाद में बाइसे आजार बने। लिहाजा आपसे रिश्ता कायम रखना ही है तो फिर मेरी भतीजी का रिश्ता मेरे बेटे असगर के लिए दे दो। हम फिर से एक मजबूत बंधन में बंध जाएंगे। राहत कमाने लगा है, इसके लिए अब लड़कियों की कमी नहीं। किसी भी अच्छे घराने से रिश्ता मिल जाएगा। इसके लिए मैं अपनी सी कोशिश करूंगा कि शरीफ घराने से तुम्हारे लिए सलीकामंद बहू ढूंढ लूं। आपके बेटे का रिश्ता सर आंखों पर। असगर भी मेरा बेटा है। मेरे बच्चे यतीम हैं, आप हमारे बड़े हैं। मुझको बेटी देने पर कोई एतराज नहीं, बल्कि खुशी की बात है। शहला अपनों में जाएगी। चचा ना सही, ताया सही, आप दोनों ही मेरे लिए मोहतरम हो। मैंने एफए कर लिया था, ओसीटी का कोर्स कर रही थी ताकि कल कला हालात का मुकाबला करना पड़े तो कोई सनद तो हाथ में हो। ताया ने मेरा रिश्ता मांगा और फिर एक शर्त भी रख दी कि मंगनी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि शहला का निकाह मैं असगर से किए देता हूँ। रुखसती जब ये कोर्स मुकम्मल कर लेगी बाद में कर लेंगे। इस पर अम्मी जरा हिचकिचाई, कहने लगी, भाई साहब अब मैं मंगनी और निकाह कबल आज वक्त से डरती हूँ। हसीब भाई ने भी पहले से इतने साल मंगनी के बंधन में बांधे रखा और फिर शादी से मना किया गया। आप भी निकाह के बंधन में मेरी बेटी को बांध कर फिर कहीं रुखसती ना लें। यूं खौफ आता है कि पहले आपके भाई ने वादा खिलाफी की, अगर आपकी तरफ से भी ऐसा हो गया तो मेरी बेटी के हिस्से में मुफ्त की रुसवाई आ जाएगी। खुदा ना खास्ता भाभी, कैसी बात मुंह से निकाल रही हो। तुम्हारे बच्चे यतीम हैं और हम अपने ही उनके सरों पर हाथ रखने वाले हैं। हमारे सिवा और कौन है उनका भाभी। तौबा करो, तुम्हारी बेटी हमारी भी तो बेटी है। अम्मी ने हामी भर ली। इसके बाद ताई तो बस उनके पीछे लगी रही कि निकाह कर दो, रुखसती जब कहोगी तभी हो जाएगी। खुदा जाने उनको निकाह की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी। अभी मेरी तालीम मुकम्मल ना हुई थी, लेकिन ताई के बेहद इसरार पर आखिर निकाह हो गया। निकाह के बाद उनका बेटा बैरूने मुल्क चला गया और यूं मेरी रुखसती उनकी वापसी तक टल गई। 2 साल गुजरने के बाद वापस आए तो अम्मी ने भैया को फोन कराया कि जल्द आ जाओ, आ गया है। मैं रुखसती के फर्ज से अब सबको दोष होना चाहती हूँ। भाई राहत 15 रोज बाद आ गए और सारी कमाई अम्मा के हाथ पर रख दी कि ये लो, तमाम अरसा कुफायशारी से इस फर्ज की अदायगी की खातिर गुजारा करता रहा हूँ कि बहन की शादी इज्जत से हो और जहेज भी ताया अब्बा के हस्बे हैसियत दिया जाए ताकि हमको वो किसी पहलू से कमतर न समझे। बेशक अपने हैं, मगर जानता हूँ कि ताई कितनी हरीस और लालची तबीयत की है। मैं बहन की शादी में किसी किस्म की कमी या कोताही नहीं चाहता, वरना ये अपने भी मेरी बहन को यतीम जानकर उसकी बेकदरी करेंगे। अम्मी ने जहेज की हर शय ताई के कहने पर उनकी पसंद से ली। कीमती फर्नीचर ताया ने खुद अपने हाथों से तैयार करवाया। डिनर सेट, घरेलू इस्तेमाल की अशिया, गर्ज, हर शय, टीवी, वॉशिंग मशीन तक, ये सब मेरे ताया ताई खुद खरीद कर लाए और हमने उनकी कीमत अदा की।
इतना अच्छा और ज्यादा जहेज था कि 4 भाइयों की बहन को भी ना मिलता। लेकिन राहत भैया, जिनको खानदान भर निकम्मा कुन जहन कहा करते थे, उन्होंने सब इंतजाम करके उनकी हर ख्वाहिश और मुतालबे को पूरा किया। मेरे भाई ने हर शय जहेज की मुहैया करके दे दी। अब रुखसती की तैयारी मुकम्मल थी। अम्मी खुश थी, बेटी अपने ताया के घर जा रही है, जो बात के जैसा होता है। वही उनके यतीम बच्चों के सरों पर हाथ रख रहे हैं। उनका ख्वाब पूरा हो रहा था। राहत भाई खुश थे कि अपने हाथों से बहन को इज्जत से रुखसत कर रहा हूँ। रुखसती में हफ्ता रह गया तो उन्होंने दुल्हा के लिए कार का मुतालबा कर दिया। अब मेरे भाई के पास कार खरीदने के लिए रकम ना रही थी। राहत ने ताया से कहा कि आप थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं कार ले दूंगा। लेकिन असगर और उनकी वालदा को ताया ने पेश रखा, जिन्होंने कहा कि जो अब कर दोगे वो हो जाएगा, बाद की बात का किसे पता है, ले दो या ना ले दो। राहत भैया हक्का बक्का रह गए कि क्या ये अपने हैं, क्या ये वही अपने हैं जिनसे रिश्ता नाता जोड़ने पर माँ खुश, मुतमईन और मसरूर थी। ताई ने कहा, राहत बेटा, हम आइंदा के वादों के पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकते। मेरा बेटा भी तो परदेश से आया है, उसको वापस जाना है, छुट्टी खत्म हो जाएगी, अभी भी उसको रिश्ते बहुत हैं। अगर तुम रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते तो मकान बेच दो। ये कैसे इतनी जल्दी मुमकिन है? मकान के खरीदार क्यों कर मिल जाएंगे? जायदाद बेचने में वक्त लगता है, फिर कागजात की तैयारी, रजिस्ट्री वगैरह, ये सभी काम मिनटों में तो नहीं हो जाते। ये तुम अपने ताया पर छोड़ दो, मुख्तार नामा उनको दे जाओ, वो मकान बिकवा देंगे। तुम्हारी बहन का हिस्सा इस मकान में है ना, वो ये रकम भी अलग कर लेंगे और शहला के नाम बैंक में जमा करा देंगे। रजिस्ट्री वगैरह के वक्त मेरी जरूरत पड़ेगी, दस्तखत कौन करेगा? राहत हैरान था कि अपने कैसी बातें किए जाते हैं। अम्मी दंग रह गई, राहत का दिल ही टूट गया जब ताई ने कहा कि अगर तुम लिख कर दे जाओ कि मकान मैं सालम अपनी बहन के नाम करता हूँ और अपने हिस्से से भी दस्तबरदार हो जाऊं, तो हम रुखसती किए लेते हैं। देखो ना, शहला लड़की है और तुम मर्द हो और कमा लोगे, ऐसे कई मकान बनवा लोगे। लेकिन बाप का ये मकान अगर शहला को सालम मिल गया तो उसका मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। बच्ची के पास अपना एक घर होगा। कल कला ससुराल में जगह की तंगी पड़ गई तो ये अपने शोहर के साथ अलहदा रह सकेगी, उसको तहफ्फुज हासिल हो जाएगा। जू जू ताई ऐसी बातें करती जाती थी, ताया अब्बा भी बीवी की ताज में सर हिलाते जाते थे। असगर को भाई ने बाहर ले जाकर बात की। उसने भी माँ बाप की मर्जी की बात की, अम्मी और भाई से सीधे मुंह बात ना की। गोया कि ये हमारे वालिद का मकान हथियाने की खातिर मुझसे शादी कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि ऐन वक्त पर जब इस किस्म का झगड़ा डाल देंगे, ये अपनी इज्जत की खातिर मजबूर होकर बात मान। शादी में 2 दिन बाकी थे कि दर पर दस्तक हुई। सभी गोम गो की हालत में थे। मैं जाकर पूछा, कौन है? डाकिया था। उसने मेरा नाम लिया कि उसकी नाम की रजिस्ट्री आई है, वसूल कर लें। रजिस्ट्री? मैं हैरान रह गई, मेरे होश गुम हो गए। दस्तखत करने की बजाय अम्मी और भैया को बताया। भाई ने कहा कि दस्तखत कर दो। यूं उन्होंने रजिस्ट्री वसूल करवाई। ताया अब्बू का पता रजिस्ट्री के पीछे दर्ज था। मैं रोने पीटने लगी, समझ गई कि इस लिफाफे में क्या भेजा गया है। आज पता चला कि बाप के ना होने से दुनिया क्या सलूक करती है। बगैर कसूर के मुझे ताया के घर से ये सनद मिली थी। मेरा भाई जो दयारे खैर से सालों बाद बहन को रुखसत करने आया था, अश्क बार होकर दोबारा परदेश चला गया। माँ को तसल्ली दी, अम्मी किसी बात का गम ना करना, इस बार आया तो बहन के जहेज में देने को कार के बगैर ना आऊंगा। अपनी बहन के सर पर सुर्ख आंचल डालने को मेरा खून भी काम आ जाए तो परवाह नहीं। ताया ने कार की खातिर रिश्ता ना किया तो कोई बात नहीं, आगे रिश्ता किया और उन लोगों ने भी कार मांग ली तो क्या करेंगे? इसलिए अब जहेज मुकम्मल करके ही आऊंगा। कार भी होगी और जो मुतालबा वो करेंगे सभी कुछ का इंतजाम करेंगे। आप लोगों को मेरी तरफ से मायूसी ना होगी। भैया तो मेरी खुशियां खरीदने को कमाने परदेश चले गए। माँ ने आंसू बहाने को अपना मशगला बना लिया और मैं बाप की विरासत समेटने को अकेली रह गई। ताया के घर से विरसे में जो आंसू मिले वो भी कम थे। दिल को ये कहकर समझाती, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर वो मुझको रुखसत कराकर घर ले जाते और बाद में कोई बड़ा मुतालबा करते या इल्जाम लगाकर तलाक करा देते तो ये आज के दुख से और ज्यादा होता। मुझे ताया के घर से वालदा के घर बैठे 2 सनदे निकाहनामा और फिर तलाकनामा मिल गई, जो मुझ यतीम लड़की के दुखों में इजाफे के सिवा किसी काम की ना थी।
ہاں، جو سند ماں نے محنت کر کے دلوائی اور سٹی کا کورس کرایا، وہی سند آج کام آئی کہ اس کی بدولت مجھ کو نوکری مل گئی اور میں نے نوکری کی بدولت کھویا ہوا اعتماد دوبارہ پا لیا۔ کاش یہ اپنے مرحوم بھائی کا خیال کر لیتے، نہیں تو راحت بھائی کی روز و شب پردیس میں محنت مشقت سے کمائی کا خیال کر لیتے جو انہوں نے میرا بھاری جہیز بنانے میں کھپا دی۔ آج وہی جہیز مجھ کو ناک کی طرح ڈستا تھا۔ مرحوم باپ کی چھوڑی چھت کے تلے بیٹھ کر تنہائیاں اور سوگواریاں سب دیکھ لی۔ مجھ کو شادی سے نفرت ہو گئی، دل بہلتا نہ تھا۔ ملازمت کر لی تو بھی لوگ مجھ کو متعلقہ کہتے، دل رونے لگتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا کہ متعلقہ ہونے کا داغ ساری عمر میرے آنسو نہ دھو سکے گا۔ شادی کا خیال دل سے نکال کر ملازمت کے ساتھ مزید تعلیم حاصل کرتی رہی، ترقی کی اور EDO ہو گئی۔ اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ پس انداز کرتی ہوں، جب کسی یتیم لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کے لیے یہ رقم ہدیہ کر دیتی ہوں۔ بھائی نے شادی کر لی ہے مگر میں نے اپنی ملازمت سے ہی بیاہ کر لیا ہے۔